बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है इनहेरेंट पोटेंशियल या फिर रिवर्सल पोटेंशियल भी कहा जाता है, जिसे रिवर्सल पोटेंशियल ऑफ एन आयन इज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल एट विच देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ दैट पार्टिकुलर आयन फ्रॉम वन साइड ऑफ मेम्ब्रेन टू अनदर। इनहेरेंट पोटेंशियल ऐसा मेम्ब्रेन पोटेंशियल है जिस मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर एक स्पेशल टाइप का आयन, जिसको हम डिस्कस कर रहे होंगे, जिस आयन को अंडर कंसिडरेशन होगा, जो वो आयन ना तो सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड मूव कर रहा हो ना इनसाइड मूव कर रहा हो, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेज में आ चुका हो। इक्विलिब्रियम पोटेंशियल भी कह सकते हैं इसको, लेकिन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ज़्यादातर ज़ीरो पोटेंशियल के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। तो जो रिवर्सल पोटेंशियल है उसकी डेफिनेशन देख चुके हैं। नेक्स्ट इसी टॉपिक में नेरेंस्ट इक्वेशन को डिस्कस करेंगे कि कैसे नेरेंस्ट पोटेंशियल को, रिवर्सल पोटेंशियल को फाइंड किया जाएगा किसी एक सिंगल आयन की वजह से, सिंगल टाइप ऑफ आयन की वजह से जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है। मतलब कि अगर बात करें सोडियम पोटाशियम वगैरह की, तो सोडियम अगर बाहर ज़्यादा है तो उनकी वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है मेम्ब्रेन में, वो कैसे कैलकुलेट होगा। और अगर पोटाशियम अंदर ज़्यादा है तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, वो कैसे कैलकुलेट होगा। सेपरेटली जितनी भी मेम्ब्रेन के आसपास जो आयंस होंगे डिफरेंट टाइप के, उनको सेपरेटली उनके पोटेंशियल को मेजर किया जाएगा नेरेंस्ट इक्वेशन की मदद से। तो इससे पहले डेफिनेशन को दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं नेरेंस्ट पोटेंशियल एग्जाम्पल के साथ। अब एग्जाम्पल पहले जो इससे पहले लेक्चर में डिस्कस की थी, सेम वही एग्जाम्पल है फर्स्ट। तो अब इसके अंदर जो कंपार्टमेंट नंबर 1 है उसमें 0.1 मिलीमोलर KCl और कंपार्टमेंट नंबर 2 में 0.01 मिलीमोलर KCl मौजूद है, मिलीमोल्स पर डेसीलीटर या पर लीटर कह लें। तो जो फर्स्ट साइड है, लेफ्ट साइड, इसके अंदर ज़्यादा पोटाशियम और क्लोराइड आयंस मौजूद हैं। राइट साइड पर कम हैं पोटाशियम आयंस और क्लोराइड आयन, क्योंकि ये डाइल्यूट साइड है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दिखाई गई है ब्लैक लाइन से, और क्लोराइड आयंस को गुजरने की इजाज़त नहीं देती। ये मेम्ब्रेन सिर्फ पोटाशियम आयंस को गुजरने की इजाज़त देती है। अब जैसे स्टार्टिंग कंडीशन है, जैसे अभी बात की कि इधर ज़्यादा है इधर कम है, तो उस कंडीशन में ज़ीरो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को यहाँ पर कैंसिल कर रहे हैं। फिर यहाँ पर जितने पॉजिटिव चार्जेस थे और जितने नेगेटिव चार्जेस थे, वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, एक दूसरे के अफेक्ट को। तो अब जैसे ही टाइम गुजरेगा, क्योंकि क्लोराइड आयन गुजरेंगे नहीं, दूसरी साइड पर पोटाशियम आयन सिर्फ पास कर सकते हैं। पोटाशियम आयन मूव करेंगे टूवर्ड्स द केमिकल ग्रेडियंट, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। पोटाशियम आयन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, तो पोटाशियम आयन लेफ़्ट टू राइट मूव कर जाएंगे। लेकिन कब तक मूव करेंगे, एक लिमिट है। जब यहाँ पर राइट साइड पर पोटाशियम ज़्यादा होंगे, पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे, मतलब ये पॉजिटिव साइड बनती जाएगी, पहले भी डिस्कस किया था। तो दूसरी साइड जो है वो नेगेटिव साइड बनती जाएगी। बिलाखिर दो फोर्सेस क्योंकि साथ साथ वर्क कर रही है, एक केमिकल कंसंट्रेशन की ग्रेडियंट की और दूसरा इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट की फोर्स। अब क्योंकि स्टार्ट में इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट नहीं था, मतलब पोटेंशियल ज़ीरो था, और जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था उसका डिफरेंस ज़्यादा था,
तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो पोटाशियम आयन थे वो राइट साइड पर आते गए। लेकिन जैसे जैसे ये राइट साइड पर आते गए वैसे वैसे ही जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो क्रिएट होने लगा, क्योंकि लेफ्ट साइड नेगेटिव बनती गई और राइट साइड पॉजिटिव बनती गई। अब क्योंकि आयन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट की तरफ भी मूव करते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ साथ उनके ऊपर दूसरा इफेक्ट इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट का भी है। अब जो राइट साइड है वो पॉजिटिव बन गई। अब पॉजिटिव बनने के बाद या तो दूसरी साइड से कंसंट्रेशन और बढ़ाई जाए तब और आयन्स इस साइड पर आएंगे, या फिर जो इलेक्ट्रिकल अफेक्ट है उसको ख़त्म किया जाए। इलेक्ट्रिकल अफेक्ट ख़त्म हो नहीं सकता यहाँ पर, तो जो चार्जेस हैं यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्जेस बढ़ जाएंगे जब इस साइड पर, तो वो पॉजिटिव चार्जेस रिपेल करना शुरू हो जाएंगे दूसरे नए आने वाले पॉजिटिव चार्जेस को, जो वापस दूसरी तरफ धकेल दिए जाएंगे इस डायरेक्शन में। तो दोबारा से ये रिपीट करता हूँ, पॉजिटिव चार्जेस जब इस साइड पर बढ़ जाएंगे तो पॉजिटिव चार्जेस दूसरी साइड पर जाना शुरू हो जाएंगे, मतलब वहाँ से वापस आना रुक जाएंगे। अब इस टाइम पर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, जब ना तो पॉजिटिव चार्जेस मजीद इस साइड पर आ रहे होंगे और ना ही पॉजिटिव चार्जेस राइट टू लेफ्ट साइड जाएंगे। ये अब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। अब इस टाइम पे कुछ ना कुछ जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ वो पोटेंशियल रिवर्सल पोटेंशियल कहलाएगा या निरेंस्ट पोटेंशियल कहलाएगा, क्योंकि वो पोटेंशियल जो है ग्रेडियंट है, जो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, वो दूसरी साइड पर वापस पोटाशियम को धकेलने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि रिपल्शन हो रही है चार्जेस की वजह से। अब जो पोटेंशियल आयंस को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए या फिर वापस धकेलने के लिए, रिवर्स करने के लिए, बैलेंस करने के लिए चाहिए है, वो निरेंस्ट पोटेंशियल है। एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं वैल्यूज के साथ अब, ताकि निरेंस्ट इक्वेशन को समझ सकें। अब सेकंड जो एग्जांपल है इसके अंदर पोटाशियम आयंस, प्रोटीन नेगेटिव चार्ज वाले और पोटाशियम आयन और क्लोराइड आयन दिखाए गए हैं। स्टार्टिंग में सबकी कंसंट्रेशन इक्वल दी गई है, जैसे ही टाइम गुजरेगा कुछ तो इक्विलिब्रियम थोड़ी देर बाद अटेन होगा। तो जो इक्विलिब्रियम अटेन हुआ उसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो पोटाशियम आयंस हैं वो सेकंड से फर्स्ट की तरफ आ गए और जो क्लोराइड आयन है वो भी एक साइड से दूसरी साइड पर आ गए। अब उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटीन्स हैं ये प्रोटीन डिफ्यूजेबल नहीं है, मतलब प्रोटीन तो उस साइड पर जाएंगी नहीं, तो पोटाशियम ही इस साइड पर अट्रैक्ट होगा, या एक नया इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन है वो एग्जिस्ट करेगी। सारे फैक्टर्स को डिस्कस नहीं कर रहे दोबारा से, इलेक्ट्रिकल और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। अब इस एग्जांपल में सबसे पहले क्लोराइड आयंस जो हैं वो मूव करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि जो क्लोराइड आयंस हैं इनकी जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है इनका वो लेफ्ट साइड पर कम है और राइट साइड पर ज़्यादा है। सेकंड वाले में क्लोराइड आयंस मौजूद हैं 120 मिलीमोल्स, और जो फर्स्ट साइड है उसमें कोई भी मौजूद नहीं है, तो जिसकी वजह से ये जो क्लोराइड आयंस हैं ये राइट टू लेफ्ट आ जाएंगे, ताकि इनका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करें। अब जैसे ये नेगेटिव चार्ज वाले इस साइड पर आएंगे तो ये फर्स्ट वाली साइड है ये नेगेटिव बन जाएगी, और जो पहले जहाँ से ये आ रहे हैं वो साइड पॉजिटिव बन जाएगी। अब इस बात को कैंसिल करने के लिए पीछे साथ साथ आएंगे पोटाशियम आयंस। अब पोटाशियम आयंस इस डायरेक्शन में आ रहे हैं सेकंड टू फर्स्ट। क्यों आ रहे हैं पोटाशियम आयंस?
क्योंकि क्लोराइड आयंस यहाँ पर आ चुके हैं। क्लोराइड आयंस पर नेगेटिव चार्ज था, तो पोटाशियम आयंस जो हैं वो उनके इफेक्ट को कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होते हैं, तो उनके इफेक्ट को कंपनसेट करने के लिए पीछे अट्रैक्ट होकर आ गए, जिसकी वजह से जो नेट रिजल्ट मिला हमें वो यहाँ पर पोटाशियम आयंस की भी कमी आ गई और क्लोराइड आयंस की भी कमी आ गई। इससे पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि दोनों का इक्वल होना ज़रूरी है, क्योंकि जब डिफ्यूजन होगी तो 80 पोटाशियम और क्लोराइड इस साइड पर डिफ्यूज़ होंगे, तो उसके बदले में उतने ही पोटाशियम और क्लोराइड होने चाहिए। अब 80 यहाँ पर नहीं होंगे क्योंकि 40 इस साइड पर मौजूद हैं, तो 40 क्लोराइड आयंस एक टाइम में दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे इक्विलिब्रियम की स्टेट में, और 80 जो है वो पोटाशियम आयंस दोनों डायरेक्शंस में मूव कर रहे होंगे, 80 इस साइड पर और 80 दूसरी साइड पर। फिर इक्विलिब्रियम उस टाइम पर एग्जिस्ट हो चुका होगा। तो वैल्यूज को आगे लेकर चलते हैं। नेवेंस इक्वेशन को देख लें। सबसे पहले ई के है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फॉर पोटाशियम। नेवेंस इक्वेशन में यहाँ पर के की जगह पर कोई आयन भी लिख सकते हैं। इस के की जगह पर आयन लिखा जा सकता है किसी भी आयन के लिए जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है या फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो फाइंड करना है किसी आयन की मौजूदगी की वजह से, किसी आयन की कंसंट्रेशन में मेम्ब्रेन के दोनों साइडों पर डिफरेंस की वजह से। अब आर है गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है केल्विन में, ये सब की वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी। और जी जो है वो वैलेंसी है या वैलेंस है किसी आयन की जिसको हम डिस्कस कर रहे होंगे, एक टाइम में एक आयन को डिस्कस करेंगे फिलहाल। तो उसकी वैल्यू, अगर वो आयन पॉजिटिव चार्ज रखता है तो वैल्यू +1 होगी, और आयन अगर नेगेटिव चार्ज रखता है तो -1। और अगर कैल्शियम है जैसे कि पॉजिटिव चार्ज रखता है लेकिन +2 होगी उसकी वैल्यू, वैलेंसी 2 होने की वजह से। तो इस तरह वैल्यू पुट करेंगे फार्मूला में। एफ फैराडेज कांस्टेंट है, इसकी भी वैल्यू सिर्फ पुट की जाएगी, मतलब इनको ज़्यादा वैल्यूज़ को आगे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसका पूरे का एक सम करके सब जगहों पर इसको पुट करेंगे। पॉजिटिव आयंस के लिए अलग वैल्यू निकाल लेंगे और नेगेटिव आयंस के लिए यहाँ पे जी की वैल्यू माइनस करके नेगेटिव करके वैल्यू निकाल लेंगे। बार बार ये वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद जो आर टी जेड एफ है, आर टी ओवर जेड एफ, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। ये वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस पे 25 मिली वोल्ट निकली है। वैल्यूज पुट करेंगे आप रफ में तो सेम यही वैल्यू निकलेगी। यूनिट्स वगैरह को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, सिर्फ वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये वैल्यू जो है एफ की नीचे रखी जाएगी, इसके साथ जो वैल्यू होगी वो वैलेंसी की होगी। ऊपर जो है गैस कांस्टेंट की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाएगा टेम्परेचर से। नीचे जो है वो वैलेंसी को मल्टीप्लाई किया जाएगा फैराडे कांस्टेंट से। तो ये वैल्यू निकल आई 25 मिली वोल्ट। आगे है लॉग नेचुरल, LN लिखा है जो लॉग नेचुरल, इसकी वैल्यू है 2.3। इसको सिंप्लीफाई कर लें, अगर लॉग नेचुरल कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2.3 मल्टीप्लाई बाय लॉग बेस 10 से। अब
लॉग बेस 10 की वैल्यू है 1, आगे चल के देखते हैं। अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई की जाएगी, जो कि 25 आई थी, ये वैल्यू मल्टीप्लाई की जाएगी इस वैल्यू से, जो ये पूरी वैल्यू निकालेंगे इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड में। पोटाशियम आयन कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल, पोटाशियम आयन कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। तो ये ख्याल रखना है कि आउटसाइड वाली वैल्यू को ऊपर रखा जाएगा और इनसाइड को नीचे है। तो जो वैल्यू निकलती है इस तरीके से कैलकुलेटर पे करेंगे या रफ में भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। -58 मिलीवोल्ट क्लोराइड आयन के लिए माइनस में ये वैल्यू आ रही है। अच्छा, और जो नेक्स्ट जो एग्जांपल है सैंपल के लिए कैलकुलेशन दी गई है, जो इसके अंदर पोटाशियम आयन की वैल्यू फाइंड की गई है, जिसका रिजल्ट आ रहा है आउटसाइड पॉजिटिव मोर देन इनसाइड। सेल के बाहर इस वैल्यू को अगर पुट करते हैं मिलीमोल्स पर डेसीलीटर में, तो आंसर आता है पॉजिटिव आउटसाइड सेल।